हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीजन कंस्ट्रक्ट किया था। आज की क्लास में भी हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट को ही करेंगे, उसमें थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में रखेंगे। तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ डिसीजन कंस्ट्रक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम ले लेते हैं ताकि पिछला जो है सब कुछ रिकॉल हो जाए, राइट। तो एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम 3 नंबर लेते हैं और 3 नंबर को हम चेक कराते हैं कि उन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों को याद हो ही गया होगा कि हमें हर प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले #include_stdio.h लिखना है और इंटीजर टाइप मेन भी लिखना है और इस ब्लॉक के अंदर अपने प्रोग्राम को करना है। अब हमें 3 नंबर चाहिए जिसको हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर में से कोई एक नंबर बड़ा है, ठीक है, और बड़ा है तो कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप। मान लीजिए हमने एक ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। इनको इनपुट करा लेंगे। प्रिंटफ एंटर 3 वैल्यूज, एंटर 3 वैल्यूज। स्कैनफ करा लेंगे। %d, %d और %d 3 वेरिएबल है, तीनों में इनपुट हो जाएगी ए, बी और सी के अंदर। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ अब हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन क्या करेंगे? तीनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे। और कंपैरिजन का लॉजिक क्या होना चाहिए? हम नॉर्मली कैसे देखते हैं, हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ हैं, सपोज 10, 20 एंड 30 है, ठीक है। तो हम तीनों को क्या करते हैं, पहले एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे को तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं और हम ये देखते हैं कि दोनों में से, तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर इनको कंपैरिजन कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, ठीक है, कि अगर a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लग रहा है। मैंने आपको एंड का बताया था कि दो इनपुट, दोनों की जो इनपुट है वो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, जो एक्सप्रेशन को आने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी दोनों के केस में ट्रू होनी चाहिए। मीन्स इसका रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए और इसका रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और ट्रू का यहाँ पे क्या मतलब है? ट्रू का मतलब है नॉन जीरो, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जीरो इज फॉल्स एंड नॉन जीरो इज ट्रू, राइट। तो यहाँ पर हम इसको चेक करा लेंगे। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ द फर्स्ट वैल्यू इज बिग, ठीक है। इस वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर %d के बाद यहाँ पर हम दे देंगे a। तो द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और वो बिग मेंशन हो जाएगा और साथ में a की वैल्यू यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हम एल्स में आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारा, जैसे हमने यहाँ वैल्यू लिया था 10, 20, 30, ठीक है, 10, 20, 30। तो अगर 10, 20, 30 के हिसाब से देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 है, b की यहाँ पे 20 है, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पर 10 है और c की वैल्यू यहाँ पर 30 है। तो देखो, क्या a b से बड़ा है? नहीं, फॉल्स हो गया। क्या a c से बड़ा है? नहीं। तो क्या हुआ? क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? नो। तो क्या होगा, ये इफ का यहाँ से हमारा जो कर्सर है वो जंप करके यहाँ पर आ जाएगा एल्स पार्ट पर। तो एल्स पार्ट में हम फिर से एक कंडीशन देंगे, इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। मीन्स क्या b की वैल्यू a से बड़ी है और क्या b की वैल्यू c से बड़ी है? अगर ऐसा है तो वो प्रिंट कर दे क्या, द सेकेंड वैल्यू इज %d, बिग,
ठीक है, कॉमा P। अब यहाँ पर इसको भी चेक करते हैं, देखिए B की वैल्यू है 20, A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू यहाँ 20, C की वैल्यू यहाँ 30। अब मैंने आपको बोला है कि एंड केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में B इज ग्रेटर देन A, कंडीशन ट्रू है, लेकिन इन सेकेंड केस कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, क्योंकि 20 30 से बड़ा नहीं है। तो जब 20 30 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये इसमें भी नहीं जाएगा, और जब इसमें नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये एक और एल्स पार्ट में जाएगा, और हम यहाँ पर चेक करा लेंगे कि इफ़, या तो हम सीधे सीधे दे देंगे कि C जो है वो बिगेस्ट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि C बिगेस्ट ना हो, C उसके बराबर हो कहीं किसी के। तो हम यहाँ पर चेक करा लेते हैं, C इज़ ग्रेटर देन A एंड C इज़ ग्रेटर देन B। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम printf दे देंगे, printf the third value is %d %d और बिग और कोड क्लोज, और यहाँ पर आ जाएगा C, और उसके बाद रिटर्न 0 एंड देन मेन ब्लॉक क्लोज। ठीक है, तो अब अगर C को देखें तो C की वैल्यू है 30, A की वैल्यू है 10, C की वैल्यू 30, B की वैल्यू 20। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है, C की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है A से यानी 10 से। सेकेंड पर केस में इसमें भी वैल्यू 30 बड़ी है B से, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये मेंशन कर देगा कि द थर्ड वैल्यू इज बिग, दैट इज 30। तो इस तरह से आप इसको प्रोग्राम को ड्राई रन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना लॉजिक डेवलप करके देख लेंगे कि प्रोग्राम क्या सही जा रहा है या नहीं। अगर आपका प्रोग्राम सही नहीं जा रहा है तो आप उसको वहीं के वहीं रोक कर चेक कर सकते हैं लॉजिकली कहाँ पर एरर आ रही है, और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 3 नंबर को आपस में चेक कर कर ये देखने का कि क्या नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर बड़ा है। राइट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं जो अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जब आप स्कूल का रिजल्ट आता है तो आप अपनी परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, और ख़ासकर 11th में जब आपने देखा होगा कि जब आपकी परसेंटेज आती है उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको फील्ड अलॉट होती है, लाइक कॉमर्स, आर्ट, साइंस। इसी तरह से जब कॉलेज के एडमिशन्स होते हैं तब भी आपके परसेंटेज को चेक किया जाता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम ये चेक कराते हैं कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उस मार्क्स के बेसिस पर जो उसकी परसेंटेज आई है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी डिवीज़न क्या है, क्या वो फर्स्ट डिवीज़न में लाई करता है, क्या वो सेकंड डिवीज़न में लाई करता है, क्या वो थर्ड डिवीज़न में लाई करता है, या वो फेल हो गया, या फिर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जो कि वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर पास हुआ है। राइट, तो चलिए उसको करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको इफ़ में बताया कि इफ़ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर एक्शन। राइट, तो कंडीशंस यहाँ पर हमारी आ जाएंगी। लाइक पहली कंडीशन हम दे देते हैं कि क्या हो, परसेंटेज जो हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने साइन के साथ लिख दिया है, एग्जाम के अंदर या कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको हो सकता है इस तरह से ना लिखा हो, वहां पे लिखा हो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लिखा हो, तो आप इसको साइन से चेक कर लीजिए, साइन लगा लीजिए। सेकंड कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि परसेंटेज अगर ऐसा है तो एक्शन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का इसका एक्शन हो जाएगा डिस्टिंक्शन। ठीक है, सेकंड केस में परसेंटेज अगर लाई करती है कहां पर, इन बिटवीन 75 टू 60 के बीच में। ठीक है, तो सेकंड एक्शन हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। राइट, इसी तरह से थर्ड कंडीशन हमारी हो गई कि अगर परसेंटेज लाई कर रही है इन बिटवीन 60 टू 50 के बीच में, तो हमारा थर्ड एक्शन हो जाएगा यहां पर
सेकेंड डिवीजन, राइट। फोर्थ हो जाएगा हमारा यहाँ पर कंडीशन लाइक अगर परसेंटेज लाई करती है इन बिटवीन 50 टू 35 के बीच में, ठीक है, 35, तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, थर्ड डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन हमारी है कि अगर लेस देन 35 है, लेस देन 35 है तो उसका एक्शन हो जाएगा फेल, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास कंडीशंस मिली हुई है, एक्शन मिला हुआ है, हम इन्हीं एक्शन और कंडीशंस के बेसिस पर हम जज कर लेंगे कि अगर कंडीशन ये होगी तो एक्शन ये होगा, मींस इफ ये होगा तो उसका स्टेटमेंट ये होगा, एल्स ये होगा तो उसका स्टेटमेंट ये होगा, अगला इफ ये होगा तो उसका स्टेटमेंट ये होगा, और इस तरह से अपने प्रोग्राम को प्रोग्रामेटिकली लिख लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h int main। अब यहां पर हमें क्या देखना है, हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज से पहले हमें टोटल मार्क्स चाहिए, और टोटल मार्क्स किसके चाहिए, सब्जेक्ट के चाहिए। सपोज हम पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स लेते हैं, तो 3 सब्जेक्ट हो गए, टोटल मार्क्स हो गया हमारा, टोटल मार्क्स के अलावा परसेंटेज हो गया, तो इतने वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने वेरिएबल ले लें इंटीजर टाइप, लाइक हमने ले लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा मैथ्स हो गया, मैथ्स, देन टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू इनपुट करा लेते हैं सबसे पहले, प्रिंटफ एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है। स्कैनफ ले लेते हैं इसका, परसेंट डी और परसेंट डी, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले लेंगे। ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करा लें, टोटल मार्क्स निकाल लें। टोटल मार्क्स क्या है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ये हमारा टोटल मार्क्स आ गया। उसके बाद हम परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज हो जाएगा हमारा टोटल डिवाइडेड बाय 3, हमने 0 कैंसिल कर दी 300 की और 100 की, ठीक है। अभी हमारे पास परसेंटेज भी आ चुकी है, टोटल मार्क्स भी आ चुका है, और हमें चेक किसके अकॉर्डिंग करना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन उठा लेंगे, और पहली कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू है 75 के, तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन है, हाँ डिस्टिंक्शन, ठीक है, इस तरह से। एल्स सेकंड कंडीशन ले लेंगे हम, सेकंड कंडीशन है हमारी कि परसेंटेज लाई होनी चाहिए इन बिटवीन 75 टू 60 के बीच में। तो 75 टू 60 यानी परसेंटेज, अब 75 तो हो नहीं सकती क्योंकि 75 इज डिस्टिंक्शन, इसलिए हम इक्वल टू ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम दें कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, एंड परसेंटेज इज लेस देन 75 हो। तो लेस देन 75 मीन्स 74 से काउंट होगा यहाँ पर। तो इसको हम दे दें क्या, हमारी फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर हम कर दें प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन, राइट। एल्स में हम चले जाएंगे थर्ड कंडीशन पर, और थर्ड कंडीशन क्या है, लाई इन बिटवीन 60 एंड 50। तो हम फिर से यहाँ पर दे दें एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60। अगर ऐसा है, कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के आ जाएगा सेकेंड डिवीजन। एल्स एक और कंडीशन कि अगर उसकी परसेंटेज लाई करती है इन बिटवीन 50 टू 35,
तो वो नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा कि परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड परसेंटेज होना चाहिए लेस देन 50। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ करें थर्ड डिवीजन, ठीक है। एल्स में लेस देन 35 है, तो एल्स में हम यहां पर कर दें कि अगर परसेंटेज यहां पर इज लेस देन 35 है, ठीक है, परसेंटेज इज लेस देन 35, तो यहां पर हम प्रिंट एफ कर दें फेल, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यहां पर रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हमने अपनी कंडीशंस को, ये हमारी कंडीशंस हो गई, ये हमारे एक्शन हो गया, फिर ये कंडीशन, ये एक्शन, ये कंडीशन, एक्शन, कंडीशन, एक्शन, कंडीशन, एक्शन, इस तरह से हमें प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस और एक्शंस मिले होंगे और उनके अकॉर्डिंग हम इफ़ को यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो आप प्रोग्राम को अगर आप चेक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 70 मार्क्स हमने एंटर किए यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पर 210, ठीक है। परसेंटेज निकल के आ गई 70, ठीक है। अब इसमें चेक किया 70 क्या इससे ऊपर है 75 से, कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर उसने देखा क्या परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, बिल्कुल 60 से ज़्यादा है, क्या 75 से कम है, बिल्कुल 75 से कम है। तो क्या हुआ, हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद सारी कंडीशन से फॉल्स हुई और रिटर्न 0 होके प्रोग्राम से बाहर हो गया, राइट। तो इस तरह से हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट को कंप्लीटली चेक करके काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है वो क्या तो कंडीशंस दी गई हैं और उनके ऊपर एक्शन क्या दिए गए। अगर कंडीशन और एक्शन है इसका मतलब डिसीजन कंस्ट्रक्ट इंप्लीमेंट होगा ही होगा, राइट। चलिए अब इसी पर हम थोड़ा फ्लो चार्ट का देख लेते हैं, राइट। तो अब हमने प्रोग्राम बना लिया है, इसी को हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लें तो ये हमारा एल्गोरिथम हो जाएगा और इसी के ऊपर हम अपना फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फ्लो चार्ट कैसे होगा, तो फ्लो चार्ट कैसे हुआ होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्टार्ट का बटन आया होगा, दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से कर्व कर दें इसको, ये स्टार्ट की एरो आई कहाँ पर, इस जगह पर। ये क्या है, एंटर 3 सब्जेक्ट, ये हमारा आउटपुट पार्ट है, ये हमारा इनपुट पार्ट है। तो आउटपुट और इनपुट पार्ट हमारे यहाँ पर इस तरह से बनते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया प्रिंटफ या खाली प्रिंट लिखा, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में, तो हम सीधे प्रिंट लिख देंगे बजाय प्रिंटफ के, ठीक है। प्रिंट, यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। सेमीकोलन भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एरो गया किस पर, नेक्स्ट फ्लो पर जा रहा हमारा स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्या हमारा इनपुट का, तो इनपुट के लिए फिर से यही बॉक्स, ठीक है। तो यहां पर आ गया इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है। आप चाहें तो इसको पूरे को एक ही बॉक्स में भी कर सकते हैं, मींस यहां से ये एरो हटाकर आप इसको पूरे को एक ही बॉक्स में ले सकते हैं, तो भी एक बात चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको अलग अलग ले लेते हैं क्योंकि हम ये समझने के लिए कि हमारा इनपुट अलग हो लिखा हुआ है हमने और आउटपुट अलग लिखा हुआ, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया और परसेंटेज कैलकुलेट किया, और ये दोनों हमारे क्या है, प्रोसेस बॉक्स हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स में लिख लिया टोटल इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, और परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज हो गया हमारा टोटल डिवाइडेड बाय 3,
ठीक है, यहाँ तक ये पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा आ गया डिसीजन कंस्ट्रक्ट। अब डिसीजन कंस्ट्रक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह का डायमंड शेप बनता है फॉर चेकिंग द डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इफ़ का एक बॉक्स ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे एरो दिया, एरो में हमने एक कंडीशन यहाँ पर लगाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे इज लिख के लिखेंगे, इज परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। अगर यस है तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया, प्रिंट डिस्टिंक्शन। ठीक है, अगर नो है, नो में जाते ही एक बार फिर से उसको एक बॉक्स मिल रहा है डिसीजन कंस्ट्रक्ट का, और वो क्या है कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंट लेस देन लेस देन 75 है। अगर ऐसा है, यस है कंडीशन, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। इसी तरह से अगर ये कंडीशन भी नो हो रही है, राइट, अगर ये कंडीशन भी नो है हमारी यहां पर, जैसे यहां पे नो हुई थी, तो इस कंडीशन के अंदर ये एरो लगा देते हैं पूरी इस तरह से। ठीक है, अगर नो हो रही है तो हमें फिर से एक बॉक्स मिल रहा है और एक और कंडीशन, और उस कंडीशन में क्या है कि अगर इज लिखेंगे, इज परसेंटेज, ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या हमारी, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड क्या हमारी 50 और 60 की, कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है एंड परसेंट लेस देन 60 है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो प्रिंट कर देगा यहां पर सेकेंड डिवीजन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, नो, तो फिर से एक और बॉक्स आ गया हमारा यहां पर डिसीजन कंस्ट्रक्ट का, और इसमें हम यहां पर चेक करा लेंगे, इज परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड परसेंट इज लेस देन 50। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पर यस हो रही है, तो फिर से प्रिंट कर देगा यहाँ पर वैल्यू, और वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ठीक है, इसी तरह से अगर वो कंडीशन भी फॉल्स हुई तो एक और एल्स में चला जाएगा यहाँ पर नो के केस में। ठीक है, एक और उसे बॉक्स मिला यहाँ पर, और बॉक्स क्या मिला कि इज परसेंट इज लेस देन 35। अगर यस है तो हम आउटपुट में दे देंगे यहाँ पर फेल। ठीक है, और नो है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एंड किया है, हम इनको वापस एंड पर ला सकते हैं। इन सबको भी एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर इन सबको ये देखिए इस तरह से एंड पे ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे एंड पे कनेक्ट नहीं करना है तो आप एंड का एक कनेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स सब कुछ वहाँ जाने के बाद कनेक्टर क्या होगा, एंड पार्ट पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, और डैट मीन्स प्रोग्राम आपका वहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के थ्रू आप प्रोग्राम को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने इस यहाँ पर एल्गोरिथम सीख लिया, फ्लो चार्ट सीख लिया, डिसीजन कंस्ट्रक्ट सीख लिया, राइट। तो अब तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स करके देख लिए हैं। अब हम कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स को देखते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, और उन सिली मिस्टेक्स को आप लोग ना करें ताकि प्रोग्राम आपका बढ़िया से एग्जीक्यूट हो, राइट। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। इंटीजर टाइप मेन तो लिखना ही है आपको। इसमें हमने एक इंटीजर टाइप वैल्यू आई ले लिया,
और इसके अंदर हम वैल्यू एंटर कराएंगे, प्रिंटफ एंटर वैल्यू, ठीक है, स्कैनफ %d %i। यहाँ तक वैल्यू i की एंटर हो गई है। अब हमने कंडीशन दी है यहाँ पर अपने डिसीजन कंस्ट्रक्ट में, इफ़ i इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू, हमारा इक्वल टू वाला साइन ये होता है हमारा, ठीक है। हमने ये ना देखे, हमने यहाँ जो साइन दिया है ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, ना कि इक्वेट चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को सिर्फ i इक्वल टू 5 दिया और यहाँ पे प्रिंटफ दिया, प्रिंटफ यू एंटर्ड 5। मैसेज में सिंपली हमने इतना सा लिखा। एल्स यहाँ पर हमने एक प्रिंटफ मैसेज दिया, प्रिंटफ यू एंटर्ड समथिंग एल्स, ठीक है, और रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम। अब अगर इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करके देखें तो हमने सपोज यहाँ पर एंटर किया वैल्यू 3, राइट, स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आया, यहाँ पर आते ही उसको क्या मिला, i इक्वल टू 5। इस एक्सप्रेशन को उसने सॉल्व किया और सॉल्व करके क्या किया, उसने i की वैल्यू 5 कर दिया। मीन्स i यहाँ पर क्या हो गया, 5। मीन्स अगर इसको नॉन जीरो की फॉर्म में चेक करें तो कंडीशन हमारी ये बन गई है, ठीक है। और हमने लिखा क्या था यहाँ पर, हमने लिखा था यहाँ पर i इक्वल टू 5। तो जब ये एक्सप्रेस होगा एक्सप्रेशन तो ये बन जाएगा if 5, ठीक है। तो if 5 मतलब इट इज़ अ नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो वो इसमें आ जाएगा और आपको मैसेज देगा यू एंटर्ड 5, जबकि आपने एंटर्ड क्या किया है, 3, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर दिया इस तरह से, अगर तो आपने 0 असाइन किया यहाँ पर तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इस केस में आके आपका रिजल्ट दिखा देगा बाय मिस्टेक, ठीक है। अदरवाइज आपने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिया जो कि नॉन जीरो हुई तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होते ही आपको शो कर देगा यू एंटर्ड 5, जबकि आपने एंटर किया होगा हो सकता है कुछ और वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने इस केस में 3 एंटर किया तो वो एल्स में जाएगा ही नहीं, राइट। तो ये एक मिस्टेक होती है। इसी तरह से हम इसी प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं कि हमने सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक और मिस्टेक किया कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। हमने जैसे ही यहाँ पे सेमीकोलन लगाया तो जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया डिसीजन कंस्ट्रक्ट में कि जैसे ही इफ़ का कंपाइलर इफ़ को देखता है, अपने एक्सप्रेशंस को देखता है और उसका जो भी ट्रू या फॉल्स का इंपैक्ट होता है वो अपने से नेक्स्ट पर या फिर एल्स पर होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसका नेक्स्ट पर होगा, नेक्स्ट पर उसे क्या मिल रहा है, सेमीकोलन। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो वो इस तरह से देख रहा है, इफ 5 और नेक्स्ट लाइन में उसको ये दे रहा है और नेक्स्ट लाइन में उसे कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रही, सिंपली ये क्या मिल रहा है, सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब देयर इज नो लाइन, सिंपली एक टर्मिनेटर है, कंपाइलर उसको टर्मिनेट करके कहाँ चला जाए, अगले पार्ट पे। और अगला पार्ट क्या है, प्रिंटफ यू एंटर्ड 5। तो इस केस में कंडीशन तो ट्रू हो रही है, आपको कंपाइलर कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये आपने एक एरर क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये एरर आपको कंपाइलर नहीं बताएगा, ठीक है। ये लॉजिकल एरर है और लॉजिकल एरर के अंदर आपको खुद देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जैसे ही ये आप एग्जीक्यूट किया, ब्लैंक दिखाया और साथ में आपको ये भी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा। रीजन ये है कि इफ का इंपैक्ट इसके ऊपर हो गया और ये पूरा बाउंडेड हो गया कि ये स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है, ये बाउंडेड हो गया और एल्स पार्ट में वो जाएगा ही नहीं, राइट। तो इस तरह से ये एक मिस्टेक होती है। इसी के अलावा एक मिस्टेक और स्टूडेंट करते हैं कि कई बार इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं और इफ़ की स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ यहाँ पर एक और एल्स लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिख दिया प्रिंटफ समथिंग एल्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न आ गया, रिटर्न 0। तो अब इस केस के अंदर यहाँ पर आप देखिए एल्स के साथ एल्स लगा हुआ है, तो दो एल्स कभी एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं आएंगे, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। दो इफ एक साथ हो सकते हैं,
मीन्स अगर एक इफ यहां पर और हुआ तो ये करेक्ट है, लेकिन दो एल्स एक साथ हैं तो वो इनकरेक्ट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है यहां पर, राइट। उसके अलावा दो एल्स नहीं लिखने एक साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इफ में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इंटेंशनली उसको यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसकी जरूरत है, या आपने बाय मिस्टेक कर दिया है, मींस आप यहां पे इक्वल टू चेक करना चाहते थे और आपने एक सिंगल लगा के छोड़ दिया है जो कि असाइनमेंट बन गया। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अगर आप इसे करेक्ट कर लेंगे तो आपके इफ के लॉजिक में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले हम अपना सिस्टम पर और इन प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम ऑड और इवन चेक करने का। इंटीजर टाइप मेन ले लेंगे पहले, उसके अंदर हम एक नंबर एंटर करा लेते हैं, नम इनपुट कराते हैं, स्कैनफ हो जाएगा वैल्यू हमारी यहाँ पर कॉमा एम्परसेंट नम। अब यहाँ पे हम अपना डिसीजन कंस्ट्रक्ट लगा देंगे, नंबर को चेक करा लेंगे कि क्या नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे प्रिंटफ कर लेंगे, प्रिंटफ नंबर इज इवन, एल्स printf number is odd, return 0। इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस करके और इसको प्रोग्राम को रन कर लेंगे। कर्सर को यहाँ रखना जरूरी है वरना वहीं पे इनपुट ले लेगा। 5 नंबर इज ऑड, राइट। फिर से इसको रन करके देख लीजिए प्रोग्राम को, राइट। अब यहाँ पे डालिए लाइक 4, ये देखिए नंबर इज इवन। तो ऑड भी बता रहा है और इवन भी बता रहा है, इसका मतलब ये प्रोग्राम हमारा करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। फिर से वही हमारा हैश इंक्लूड std io.h देन int main और इस int main के अंदर अब हमें नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है किसी नंबर का, तो इंटीजर टाइप एक नंबर ले लेते हैं नम, एंटर कराते हैं, उसमें भी वैल्यू इनपुट करा लेते हैं, प्रिंटफ एंटर वैल्यू, स्कैनफ %d कॉमा एम्परसेंट नम। देन उसके बाद अब हमारे पास नंबर इनपुट हो गया है, उसको चेक करा लेंगे, इफ नम इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एल्स इसको बेटर रहेगा अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा स्पेस देकर आप रखेंगे तो आपको ब्लॉक समझ में आएगा यहाँ पर क्लियरली
कि कैसे इफ़ के अंदर, एल्स के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, एल्स में हम फिर से एक इफ़ दे देते हैं यहाँ पर, और वो क्या है कि नंबर इज़ लेस देन 0। अगर ऐसा है तो हम प्रिंटफ कर लें यहाँ पर। ठीक है, और प्रिंटफ क्या करें कि नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, एल्स के अंदर फिर से एक हम इफ़ और लगा दें, इफ़ नम इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर प्रिंटफ कर दें, प्रिंटफ नंबर इज़ 0, राइट, देन रिटर्न 0। ठीक है, ये इसको आप सेव कर लीजिए, देन इसको रन कीजिए। वैल्यूज़ या कोई भी एक वैल्यू डालिए। मान लीजिए हमने डाला 9, एंटर किया, नंबर इज़ पॉजिटिव, राइट। फिर से रन करके देखिए, ये देखिए अब हमने नंबर डाला यहाँ पर -9, नंबर इज़ नेगेटिव। ये देखिए रन कोड -10, नंबर इज़ नेगेटिव, राइट। अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पर 0, नंबर इज़ 0। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 शो कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम हम बिगेस्ट का निकाल लेते हैं, बिगेस्ट डॉट सी इंटीजर। पहले हम हैश इंक्लूड करा लें, हैश इंक्लूड stdio.h, then integer type main, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है बिगेस्ट नंबर, तो उसके लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए, तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक इंट a, b, c। ये 3 ले लेते हैं, तीनों में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, प्रिंटफ एंटर वैल्यूज, देन स्कैनफ। ठीक है, अब 3 वेरिएबल हैं तो यहाँ पे 3 बार % आएगा, राइट। उसके बाद कॉमा %a, कॉमा %b, कॉमा %c, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको कंपेयर करा लेंगे। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर प्रिंटफ कर दें, प्रिंटफ a इज़ बिगर, या a की जगह वैल्यू दे सकते हैं सामने, यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए %d करके, इज़ बिगेस्ट, एल्स में हम फिर से एक इफ़ दे देते हैं, इफ़ अगर हमारा b बड़ा है, यहाँ पर b बड़ा है c से, एंड
बी बड़ा है, या पहले ए, कोई नहीं, ए कर लीजिए, बी बड़ा है हमारा ए से, तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ करा लेंगे, कौन है बड़ा, बी, बी इज बिगेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में हम यहाँ पर एल्स में एक और इफ लगा दें, इफ C is greater than A and C is greater than B। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा printf C %D is biggest। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी कंडीशन सारी पूरी हो गई। उसके बाद हम यहाँ लगा दें रिटर्न 0 और ये मेन हो गया। प्रोग्राम को करें सेव। यहाँ पर हमने बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग किया, तो इसको हम अगर डबल ब्रैकेट लगा लें तो और बेटर रहेगा, अदरवाइज़ बेटर रहेगा ये एक्सप्रेशंस को ओपन करने के लिए। इसको चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ वैल्यू डालते हैं 10, 20 एंड 30। देखिए उसने बता दिया C 30 इज़ बिगेस्ट, राइट। इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ डालते हैं 30, 20 एंड 10। अब देखिए उसने A को बिगेस्ट बता दिया, राइट। अब हम यहाँ से इस प्रोग्राम को फिर से रन कर लेते हैं एक बार और अब हम वैल्यू देंगे यहाँ पर 10, 30 और 20। तो देखिए उसने इस बार B को बिगेस्ट बता दिया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। डिवीज़न अलॉट डॉट सी के प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे हैश इंक्लूड stdio.h then integer type main, then यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अलावा टोटल ले लेंगे और परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को इनपुट करा लेंगे printf enter marks in 3 subject। ठीक है, उसके बाद scanf, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर इनपुट हो जाएंगे। एम्परसेंड फिज़िक्स कॉमा एम्परसेंड केमिस्ट्री कॉमा एम्परसेंड मैथ्स। उसके बाद हम अपना टोटल निकाल लेंगे। टोटल हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। उसके बाद परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3। और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन दे देंगे अपनी, और कंडीशन क्या है हमारी, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75। हम यहाँ पे printf कर देंगे डिस्टिंक्शन
एल्स में हम यहाँ पर फिर से कंडीशन दे देंगे, यहाँ पर अब हम देंगे परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 and percentage is what? Greater than equal to 16, percentage is less than 75. ठीक है, प्रिंटफ कर देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न। फिर से एल्स में जाएंगे, एल्स में जाके हम वापस से फिर एक कंडीशन देंगे, इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, एंड परसेंट इज लेस देन 60, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करें वो, तो फिर से प्रिंट कर दे मैसेज में सेकंड डिवीज़न, एल्स में फिर से जाएगा और इफ़ में फिर से एक कंडीशन लगाए, और कंडीशन क्या दें कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन 50, ठीक है, इतना करें और प्रिंट कर दे क्या, प्रिंटफ थर्ड डिवीज़न, ठीक है, यहाँ भी डिवीज़न को डी कैपिटल कर देते हैं, थर्ड डिवीज़न, ठीक है। एल्स में फिर से जाए और इफ़ के अंदर हम एक और कंडीशन दे दें कि अगर परसेंटेज इज़ लेस देन 35 है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो सिर्फ प्रिंटफ करे मैसेज में फेल, कि भाई स्टूडेंट फेल हो गया, उसके बाद रिटर्न 0, ठीक है। प्रोग्राम को कर दिया जाए सेव, कंट्रोल सेव, और इस प्रोग्राम को रन कर दिया जाए। यहाँ पे हम मार्क्स देते हैं 70, 70 और 70, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट डिवीज़न शो कर दिया इसने, ठीक है। इसको फिर से रन करते हैं, अब हम इसको देते हैं 76 परसेंटेज पे चेक करते हैं, 76, 76 एंड 76, तो इट इज़ डिस्टिंक्शन। तो ये हमारा प्रोग्राम करेक्ट काम कर रहा है। आपको अगर जो भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं उन प्रोग्राम में अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक और क्लास ले सकता हूँ इसके लिए, ठीक है, एक और वीडियो आपको बना कर दे सकता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमें भी मिले और वीडियोस को डालने की। थैंक यू।